प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए 50% वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन सम्मेलन 2023 में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में क्रांति आने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के 300 विद्यालयों में सेमीकंडक्टर के डिजाइन का पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात $30 अरब से बढ़कर अब $100 अरब के पार हो चुका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में विपक्षी दलों के शोर शराबे पर दुख जताते हुए कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि विपक्ष के लिए भारत के विकास से ज्यादा जरूरी विभाजनकारी नीति हो गई है। संसद के दोनों सदनों में बयान के समय विरोधी दलों के सांसदों ने लगातार नारेबाजी की थी। विदेश मंत्री ने सदन को पीएम मोदी के सफल अमेरिकी दौरे में जेट इंजन और नासा से हुए समझौतों के बारे में की जानकारी दी थी। 26 विरोधी दलों के नए गठबंधन की अगली संयुक्त बैठक 15 अगस्त से सितंबर के पहले सप्ताह के बीच मुंबई में हो सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद पवार से मुलाकात के बाद दावा किया कि बैठक से पहले समन्वय कमेटी की घोषणा हो जाएगी। 2024 के आम चुनाव में एनडीए के खिलाफ विरोधी दलों ने नया गठबंधन बनाया है। पटना और बेंगलुरु की बैठक के बाद विपक्षी दलों की ये तीसरी बैठक होगी। भारत सरकार ने आज लोकसभा में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल ध्वनि मत से पास कर दिया। इस विधेयक में निजी सेक्टर की कंपनियों को 6 एटॉमिक मिनरल्स के खनन की मंजूरी का प्रावधान है। इस कानून के पारित होने के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले खनिज समेत अन्य 6 खनिजों का खनन भी कर सकेंगी। बिहार के कटिहार में खुर्शीद और सोनू नाम के युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। कटिहार के एसपी जितेंद्र बहादुर ने दावा किया है कि सीसीटीवी वीडियो में एक युवक दोनों लड़कों को गोली मारकर भागते नजर आया है। इससे पहले पुलिस पर आरोप लगे थे कि बदहाल बिजली व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवकों की पुलिस ने गोली मारकर हत्या की थी। 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 5 साल से जेल में बंद वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को सुप्रीम कोर्ट ने आज सशर्त जमानत दे दी। दोनों आरोपी महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे। इनका पासपोर्ट जब्त रहेगा। दोनों आरोपियों को अपने ठिकाने की जानकारी एनआईए को देनी होगी और दोनों एक मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करेंगे। एनआईए का आरोप है कि यलगार परिषद और माओवादी पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के पार्क में 25 साल की युवती की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इरफान और नरगिस मौसेरे भाई बहन रिलेशनशिप में थे, लेकिन नरगिस के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था। पुलिस थाने से सिर्फ 150 मीटर दूर हुई हत्या पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल से कानून व्यवस्था सुधारने की अपील की है। दिल्ली महिला आयोग ने भी पुलिस को नोटिस जारी कर घटना का ब्यौरा मांगा है। दिल्ली के डाबरी इलाके में 42 साल की महिला की गोली मारकर हत्या करने के बाद 23 साल के युवक आशीष ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मारी गई महिला रेणु और आशीष एक ही मोहल्ले में रहते थे और दोनों की जान पहचान जिम में हुई थी। पुलिस ने दोनों मृतकों के फोन बरामद कर लिया है और वारदात के कारणों का पता लगा रही है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बड़े हिस्से में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में गुजरात में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश और भूस्खलन से सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर कोरिया में कोरियन युद्ध के 70 साल पूरे होने के मौके पर मेहमान रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के सामने कई प्रतिबंधित हथियारों की परेड हुई। इसमें अमेरिका तक हमले में सक्षम हवासोंग 17 और 18 मिसाइलें भी शामिल थीं। इस पर अमेरिका ने कहा है कि रूस दूसरे देशों से हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको मणिपुर का सच दिखाएंगे और यह सच इतना कड़वा है कि कांग्रेस को भी बुरा लगेगा और बीजेपी को भी बहुत बुरा लगेगा। और इससे आपको पता चलेगा कि 140 करोड़ लोगों के देश भारत में मणिपुर के 30 लाख लोगों को 75 वर्षों से कैसे उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। और आज इस पर बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आपका इस खबर से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि हमारे देश में लगभग 135 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका उत्तर पूर्वी राज्यों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो वहां रहते नहीं और आपको यह लगता है कि उत्तर पूर्व आपके घर से बहुत दूर है।
इसलिए बहुत सारे लोग मणिपुर के बारे में बात नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। मणिपुर के बारे में आज सिर्फ नेता बात करना चाहते हैं, विपक्ष बात करना चाहता है, हमारे देश के संसद में जो लोग हैं, हमारे सांसद हैं, वो बात करना चाहते हैं, वो बहस करना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश को मणिपुर के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे देश के लोगों को मणिपुर के जो 30 लाख लोग हैं वो कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, कैसे मणिपुर में दशकों से दंगों की आग भड़की हुई है और वो आज तक बुझी नहीं है, इसके बारे में हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है। हमारे देश में नेता टीवी पर आकर जो भी कह देते हैं लोग उसे सच मान लेते हैं। लेकिन आज हम नेताओं की बात पर नहीं जाएंगे। आज हम आपको कड़वा सच दिखाएंगे, आज हम आपको आंकड़े दिखाएंगे और आज हम आपको यह बताएंगे कि मणिपुर के इन 30 लाख लोगों से आखिर ऐसी क्या गलती हुई है कि पूरे देश ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने क्या किया है कि देश के लोगों को उनकी कोई चिंता ही नहीं, सरकारों को उनकी कोई चिंता नहीं। और ऐसा इस छोटे से राज्य में जिसमें सिर्फ 30 लाख लोग रहते हैं, 30 लाख की आबादी समझ लीजिए नोएडा के बराबर है, जहां से मैं इस वक्त आपको ये खबर बता रहा हूं। और इस 30 लाख के राज्य को कोई भी सरकार आज तक दंगा मुक्त नहीं कर पाई। क्यों, क्या कारण है, ये आज पूरे देश को जानना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में से आधा घंटा आज आप निकालिए। मैं आपसे सिर्फ आपके जीवन का आधा घंटा मांग रहा हूं और इस आधे घंटे में आप मणिपुर के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दल लोकसभा में सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, उस प्रस्ताव पर चर्चा कराने की तारीख अब सोमवार को तय हो सकती है। और हमें ऐसा पता चला है कि यह तारीख हो सकती है 7 और 8 अगस्त। और जब इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा में मौजूद हो सकते हैं और वो इस चर्चा के अंत में इस मुद्दे पर अपना भाषण भी देंगे, संसद को संबोधित करेंगे, देश को भी संबोधित करेंगे। इस समय भारत की संसद मणिपुर के नाम से लगातार गूंज रही है। नेता सिर्फ मणिपुर पर बयान देना चाहते हैं, टीवी डिबेट सिर्फ मणिपुर पर हो रही है। और अब इंडिया नाम वाले विपक्षी दलों ने कल सुबह अपना एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर भेजने का फैसला किया है, जो राज्य के मौजूदा हालात की समीक्षा करेगा। आजकल सबको मणिपुर के बारे में बात करने का एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हर आदमी इसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन बिना मणिपुर के बारे में जाने। तो आज हम आपको फ्लैशबैक में सबसे पहले लेकर चलना चाहते हैं और आपको यह बताना चाहते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब भारत की संसद में मणिपुर का नाम गूंज रहा हो। आप में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता होगा कि मणिपुर में यह आग शायद पहली बार भड़की है और संसद में भी मणिपुर की गूंज इससे पहले कभी सुनाई नहीं दी गई। लेकिन ऐसे तमाम लोग, उन्हें आज हमारा यह विश्लेषण देखना चाहिए और थोड़ी देर के लिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। आज से 30 वर्ष पहले यानी वर्ष 1993 में जब मणिपुर में अब तक की सबसे बड़ी हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 750 लोग मारे गए थे, तब भी भारत की संसद में मणिपुर का नाम ऐसे ही गूंजा था। पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, क्या आपको इस आंकड़े पर विश्वास हो रहा है? सोचिए, एक ही साल में 750 लोग मणिपुर में मारे गए। आपको शायद याद भी नहीं होगा और ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं होगा। 750 लोगों का मारा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि 1993 में हमारे देश में इंटरनेट नहीं था, 24 घंटे के चैनल नहीं थे, हमारा जो मीडिया था वो इस तरह आपके जीवन पर असर नहीं डालता था। 24 घंटे पल पल की खबर सोशल मीडिया के जरिए आपको मिलती नहीं थी। और उस समय की जो सरकारें थीं, हो सकता है उन्होंने आप तक इसके बारे में पूरी जानकारी पहुंचने ही ना दी हो। तो उस समय 750 लोग मारे गए और तब भी यह मामला संसद में गूंजा। बस फर्क इतना है कि उस समय देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और बीजेपी तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मणिपुर के दंगों पर बयान देने की मांग कर रही थी। यानी आज की जो तस्वीर है उसे आप उल्टा कर लीजिए। आज बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस मांग कर रही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी मणिपुर हिंसा पर राजनीति कर रही है क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। उस जमाने में तस्वीर उल्टी थी, तब बीजेपी विपक्ष में थी और कांग्रेस सत्ता में थी। तो पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि इस समय का जो चक्र है इसमें विपक्ष कभी सत्ता में आ जाता है, सत्ता वाले विपक्ष में आ जाते हैं।
लेकिन मणिपुर में जो तब हो रहा था आज भी हो रहा है। मणिपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं बदला। सरकारें बदल गई, नेता बदल गए, प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन मणिपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं बदला। हमारे देश में लगभग 135 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 135 करोड़ लोग वहां रहते नहीं हैं, वहां जाते नहीं हैं। उत्तर पूर्व उनके घरों से बहुत दूर है। लेकिन आज हम पूरे देश को उत्तर पूर्वी राज्यों में रहने वाले लगभग 5 करोड़ लोगों से जोड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मणिपुर में दंगों की आग को हमारे देश के नेता अपने हाथ सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि मणिपुर में दंगों की यह आग कितनी पुरानी है और यह आज तक बुझ क्यों नहीं पाई। लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि मणिपुर में अलग अलग समुदायों और जनजातियों के बीच हिंसक घटनाओं का इतिहास आज का नहीं है बल्कि दशकों पुराना है। अब ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 1993 के मणिपुर दंगों में 750 लोग मारे गए थे और ये दंगे कुकी और नागा समुदाय के बीच थे। मई 1993 में ही मणिपुर में 2 और समुदायों के बीच हिंसा हुई जिसमें 100 लोग अलग से मारे गए और यह हिंसा मैतेई और पंगाल समुदाय के बीच हुई थी। तो पहले तो यह समझ लीजिए कि मणिपुर की जो जनसंख्या है वो अलग अलग समुदायों में बटी हुई है। नागा हैं, मैतेई हैं, पंगाल हैं, कुकी हैं और इन सब समुदायों में आपस में हमेशा से संघर्ष होता रहा है, हमेशा से लड़ाई चलती रही है। इन आपस में इन समुदायों की कभी बनी नहीं और इनके बीच जब भी संघर्ष होता था उसी की वजह से मणिपुर में दंगे होते आए हैं और अब भी हो रहे हैं। वर्ष 1997 और 1998 की मणिपुर हिंसा में 352 लोग मारे गए थे और उस समय इस हिंसा में 13,000 लोग बेघर हो गए थे। ये सारे आंकड़े आप देख लीजिए। 1993 में 750 लोग मारे गए, फिर 100 लोग मारे गए, 97-98 में 352 लोग मारे गए, 13,000 लोग बेघर हो गए और 4,500 मकान जलाए गए। वर्ष 1995 के मणिपुर दंगों में कुकी और तमिल भाषी लोगों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था, उसमें भी 9 लोग मारे गए और इस तरह के जातीय संघर्ष मणिपुर में ऐसे ही कई दशकों से चले आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी शायद भूल चुकी है कि वर्ष 1990 से 1995 के बीच मणिपुर में जितना खूनी संघर्ष हुआ वैसी हिंसा आज तक कभी नहीं हुई। आज मणिपुर में ईसाई धर्म को मानने वाले कुकी और नागा समुदाय के लोग मैतेई हिंदुओं को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन 1990 के दशक में जब मणिपुर जल रहा था उस समय यह हिंसक संघर्ष नागा और कुकी समुदाय के बीच हुआ था और देश में तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में। वर्ष 1990 में जब नागा समुदाय के विद्रोही गुटों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की और कुकी समुदाय के इलाकों पर अपना दावा किया तो नागा और कुकी समुदाय के बीच जबरदस्त हिंसा शुरू हो गई। इन दोनों समुदायों के बीच तब वर्ष 1990 से 1995 के बीच बहुत संघर्ष हुआ और 93 की हिंसा में मणिपुर में 750 लोग मारे गए। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी ने इस हिंसा को लेकर संसद में कोई विस्तृत बहस नहीं कराई थी, जबकि उस समय मणिपुर के एक सांसद हैं जो लोकसभा में थे, उन्होंने बार बार कहा कि कांग्रेस पार्टी को जलता हुआ मणिपुर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वो बार बार ये कहते रहे। आज मेरे पास इस समय लोकसभा की कार्रवाई से जुड़ी एक दस्तावेज है जो 22 अप्रैल 1993 का दस्तावेज है। ये वो दिन था जब मणिपुर में दंगे हो रहे थे और मणिपुर पीपल्स पार्टी के एक सांसद जिनका नाम था युम नाम याइमा, उन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया था और वो बयान आज मैं आपके लिए लोकसभा की लाइब्रेरी से निकाल कर लाया हूं। उन्होंने कहा था मणिपुर जल रहा है लेकिन मणिपुर की सरकार और मणिपुर की पुलिस इतनी बेबस है कि उसके पास दंगाइयों से लड़ने के लिए हथियार तक नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार के सामने ये सांसद ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार हिंसा के बावजूद फंड्स को लेकर राज्य सरकार की मदद नहीं कर पा रही, लेकिन उसे ये सोचना चाहिए कि मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है और अगर यहां लोग मरते हैं तो देश को इससे चिंतित होना चाहिए। अपने बयान में मणिपुर के सांसद ने आगे ये कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर को लेकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और अगर केंद्र सरकार ने अब भी कदम नहीं उठाए तो जम्मू कश्मीर और पंजाब की तरह मणिपुर में भी आतंकवाद का एक नया फ्रंट तैयार हो जाएगा। आज मैं आपको
बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाना चाहता हूं ताकि आपको फ्लैशबैक में यह बात हमेशा याद रहे। 22 अप्रैल की तिथि है 1993 और इनर मणिपुर लोकसभा सीट से तत्कालीन सांसद युमनाम याइम का यह बयान मैं आपको आज यहां पर दिखा रहा हूं और देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस। व्हाई? इट हैज नो फंड्स। द स्टेट गवर्नमेंट cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight insurgents। और फिर वो आगे कहते हैं कि जो इंसर्जेंट्स हैं उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उनके पास बहुत लेटेस्ट मॉडर्न वेपन्स हैं, हथियार हैं, और हमारे राज्य की पुलिस के पास, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास अच्छे हथियार तक नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको और पढ़कर बताता हूं। देखिए, द इंसर्जेंट्स आर यूजिंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स whereas our policemen are using only rifles. They are helpless. So in this situation, our government is requesting the union government to provide more funds, at least for the security purposes. तो वो कह रहे हैं कि भाई कुछ और हमें पैसा दे दो, कम से कम सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कुछ पैसा दे दो। The union government is saying that they are trying. Please think that Manipur is a part of the country. It affects the whole nation. ये उनका कहना था। You cannot run away from the responsibility of looking after this state. Now we are having terrorism in Punjab and Jammu and Kashmir. If you do not take remedial measures in time, Manipur will be another front. ये उस समय मणिपुर के एक सांसद ने कहा था। लोकसभा में मणिपुर दंगों को लेकर यह जानकारी 22 अप्रैल को दी गई थी और तब तक राज्य की इस हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 50 से भी कम था। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और बाद में मौतों की यह संख्या जानते हैं कहां तक पहुंची? ये पहुंची 750 तक। विडंबना यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार में 750 मौतों पर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कोई बयान जारी नहीं किया था, वही कांग्रेस पार्टी आज मौजूदा हिंसा में मारे गए 150 लोगों की मौतों पर यह कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को संसद में इस पर बयान देना ही होगा और हम इस मांग के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन यहां आपको बस ये बताना चाहते हैं, यह पता होना चाहिए आपको कि 1993 में क्या हुआ था। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिए, वो शायद देंगे भी, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए, संसद में भी होनी चाहिए, संसद के बाहर भी होनी चाहिए और देश के लोगों के बीच भी होनी चाहिए। इसीलिए इस बहस को हम आपके बीच लेकर आए हैं, लेकिन आपको पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। 1993 के मणिपुर दंगों के समय शंकर राव चौहान भारत के होम मिनिस्टर थे, यानी आज जिस कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं उस पर शंकर राव चौहान बैठे थे। लेकिन हिंसा के दौरान उन्होंने एक बार भी मणिपुर जाना उचित नहीं समझा। तब गृह मंत्री एक बार भी मणिपुर नहीं गए, जबकि 750 लोग मारे गए। उस समय संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मणिपुर दंगों पर बयान देने की मांग की गई, लेकिन उनकी जगह लोकसभा में जवाब दिया गृह मंत्री शंकर राव चौहान ने। और उनके इस भाषण की एक कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और वो भी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। 4 मई 1993 को शंकर राव चौहान ने लोकसभा में यह बताया कि मणिपुर दंगों में 68 लोग मारे गए हैं और राज्य की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन नियंत्रण में है और आज मणिपुर में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। शंकर राव चौहान का यह भाषण मुश्किल से 5 मिनट का भी नहीं था उस दिन, और जब उन्होंने यह कहा कि आज मणिपुर में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई तो उस समय के विपक्ष ने इस बात को समझा था। लेकिन आज जब मौजूदा हिंसा को लेकर सरकार बार बार कह रही है कि मणिपुर में 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, अभी तक भी 17 जुलाई के बाद किसी की मृत्यु नहीं हुई है और सरकार तमाम कदम उठा भी रही है, तब भी विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा और इस पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखिए ये मणिपुर हिंसा में कितने दिन, किस किस दिन कितनी मौतें हुई हैं, ये आपके सामने आंकड़ा है। 17 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच का आंकड़ा आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो हिंसक दौर था वो 3 मई के आसपास का था, जब 59 लोग मारे गए। उसके बाद छुटपुट 3, 2, 4, 1, 5 एक लोग
मारे गए हर रोज। उसके बाद 27, 28, 29, 28 लोग मारे गए। उसके बाद भी हर रोज आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह लोगों की मौत हुई है। फिर 9 लोग एक दिन मारे गए और अब 17 जुलाई से लेकर अब तक किसी भी तरह की इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है जिसमें किसी की भी मृत्यु हुई हो। लेकिन मैं आपको शंकर राव चौहान के उस बयान पर वापस लेकर जाना चाहता हूं। आप देखिए शंकर राव चौहान का वो बयान, मैं आपको दोबारा बताता हूं जब होम मिनिस्टर ने क्या कहा था। यहां मैं आपको दोबारा वो बयान डालूंगा और उन्होंने कहा, द स्टेट गवर्नमेंट टुक एक्शन टू कंटेन द वायलेंस एंड द आर्मी वॉज पुट ऑन अलर्ट। यूनिट्स ऑफ असम राइफल्स कंडक्टेड फ्लैग मार्चेस। फिर वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट 68 persons have died, 78 persons have suffered injuries. About 700 women and children from the minority community have been given shelters in local schools and are being provided with food and other necessities. The situation is tense but under control. No fresh cases of violence have been reported today. ये उन्होंने तब कहा था। मुश्किल से 5 मिनट का बयान दिया और बात खत्म हो गई। आज हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष की ये मांग गलत है, लेकिन अपने समय में कांग्रेस पार्टी ने खुद क्या किया था वो भी आज पूरे देश को पता होना चाहिए। और ये ग्राफ आपको याद रखना चाहिए कि 13 जून के बाद से 13 जून के बाद से मणिपुर में कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई है और 13 जून को सबसे ज्यादा 9 लोग हिंसा में मारे गए थे। तो ये अभी हमने आपको एक ग्राफ दिखाया जिससे आप समझ सकते हैं। अब देखिए 1993 और 2023 की मणिपुर हिंसा में एक फर्क यह आया है कि तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट सिर्फ 3 घंटे के लिए मणिपुर के दौरे पर गए थे और उस हिंसा में 750 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मौजूदा हिंसा में 150 लोगों की मौत हुई। और अब के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन मणिपुर में रहे। एक और बड़ा पॉइंट यह है कि मणिपुर में आज जिस वजह से यह पूरी हिंसा हो रही है उसका इतिहास भी कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पहली बार वर्ष 1981 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही की गई थी। उस समय मणिपुर के मुख्यमंत्री रेशांग कीशिंग थे, जिन्होंने यह कहा कि मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। और तब से इस मांग पर अलग अलग समय पर विवाद होता रहा है। मैतेई जो समुदाय है वो लगातार तब से कहता रहा है कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए। एक और तथ्य यह है कि उत्तर पूर्व के राज्यों से में पहले के मुकाबले अब ज्यादा स्थिरता और शांति आई है। 2005 से 2013 के बीच पूर्वोत्तर में उग्रवाद की 10,204 घटनाएं हुई थी और 2014 से 2022 के बीच ऐसी घटनाएं घटकर 3,238 पर आ गई है। ये देखिए आप 2005 से 2023 की घटनाएं देख लीजिए और फिर 2014 से 2022 तक की घटनाएं देख लीजिए, कितनी कमी आई है। 2005 से 2013 के बीच ऐसी घटनाओं में 397 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 2014 से 2022 के बीच यह आंकड़ा 128 रहा, उसमें भी कमी आई, यानी 68% की कमी। और नागरिकों की मौत के मामले में 82% की कमी आई है। 2005 से 2013 के बीच 2,298 नागरिक मारे गए और 2014 और 2022 के बीच 420 नागरिक मारे गए, इसमें भी कमी आई है। भारत के पूर्वोत्तर में कुल 8 राज्य हैं जिनका कुल क्षेत्रफल है 2,62,000 वर्ग किलोमीटर। यह बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि पूर्वोत्तर को आप गंभीरता से लें। देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 7.97% यानी लगभग 8% के क्षेत्र में ये 8 राज्य आते हैं। देखिए आज आप ही के देश से आपका परिचय करा रहे हैं। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो आपकी स्क्रीन पर है और ये 8 राज्य जो हैं मिलकर इनका भूभाग होता है 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं जो आप ही के देश का हिस्सा है। और ये जो क्षेत्रफल मैं आपको दिखा रहा हूं ये पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है, यानी ये जो पूरा इलाका है उत्तर पूर्व का ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के पास
देश का 7.33% क्षेत्रफल है और उत्तर पूर्व के इन राज्यों के पास 7.97% का क्षेत्रफल है। अगर आप इसे पूरा एक राज्य मान लें, इस पूरे इलाके को, तो ये उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य है। इसलिए इसे गंभीरता से लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है? उससे भी गंभीर बात यह है कि ये 8 राज्य इसलिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं क्योंकि इनकी सीमा 1-2 नहीं बल्कि 5 देशों से लगी हुई है। 5 देश इनको घेर कर खड़े हुए हैं। इनमें बांग्लादेश के साथ 1880 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, चीन के साथ 1346 किलोमीटर, भूटान के साथ 516 किलोमीटर और नेपाल के साथ 99 किलोमीटर हमारी सीमा उत्तर पूर्व के राज्यों से लगी हुई है। अब आप खुद देख लीजिए कि इन राज्यों, ये जो हमारा पूरा इलाका है उत्तर पूर्व का, 5 देशों से कैसे घिरा हुआ है। आपने देख ही लिया होगा, बांग्लादेश है, उधर भूटान है, वहां नेपाल है, यहां चीन खड़ा है और म्यांमार के साथ आप देख लीजिए। तो लाल रंग से जितनी सीमा आप देख रहे हैं यहां, ये पूरी सीमा वो है जो हम 5 देशों के साथ ये सीमा लगी हुई है। इन 5 देशों में से कोई भी कभी भी घुसपैठ करके उत्तर पूर्व में आ सकता है। वो आतंकवादी भी हो सकता है, शरणार्थी भी हो सकता है और घुसपैठ करके इलीगल तौर पर यहां रहने वाला कोई नागरिक भी हो सकता है। इस नक्शे से आपको पता चलेगा कि कैसे पूर्वोत्तर के ये 8 राज्य सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं क्योंकि इन राज्यों का बॉर्डर 5 देशों के साथ लगा हुआ है और इन देशों से होने वाले घुसपैठ, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। यहां से सिर्फ लोग नहीं आते, ड्रग्स भी आते हैं, हथियार भी आते हैं। जैसे म्यांमार में जब से सेना ने तख्ता पलट किया है और जब से म्यांमार में सेना का शासन आया है, तब से मणिपुर में ड्रग्स की तस्करी में 270% की वृद्धि हुई है। देखिए आप, वर्ष 2021 में 2700 किलोग्राम ड्रग्स की तस्करी म्यांमार से मणिपुर में हुई थी और वर्ष 2022 में यह मात्रा 2700 किलोग्राम से बढ़कर 10,000 किलोग्राम ड्रग्स तक पहुंच गई। यानी म्यांमार में सेना का शासन आने के बाद से मणिपुर में ड्रग्स की तस्करी बढ़ गई है और इसलिए मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्य इतने ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। इसके अलावा म्यांमार के साथ भारत का एक विशेष समझौता भी है जिसे फ्री मूवमेंट रिजीम कहते हैं। इसके तहत म्यांमार और भारत के लोग कुछ शर्तों के साथ बिना किसी कागजी कार्रवाई और वीजा के आसानी से बॉर्डर पार करके एक दूसरे के देशों में आ सकते हैं। जैसे म्यांमार के लोग 72 घंटे के लिए अपने बॉर्डर से 16 किलोमीटर तक भारत की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। भारत के लोग 24 घंटे के लिए अपने देश के बॉर्डर से दूसरे देश के बॉर्डर में म्यांमार में जा सकते हैं। इस फ्री मूवमेंट को इसलिए इजाजत दी गई क्योंकि उत्तर पूर्व भारत के राज्य और म्यांमार के बहुत सारे लोग एक ही जनजाति और सांस्कृतिक पहचान से माने जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि म्यांमार से लोग मणिपुर में आ रहे हैं और हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग वापस ना जाते हों। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि म्यांमार से जो लोग वापस जो भारत की सीमा में आ रहे हैं उन लोगों की चेकिंग होती है, उनका बायोमेट्रिक्स कराया जाता है और उन्हें ऐसी लिस्ट में डाल दिया जाता है कि अगर वो कभी भारत की नागरिकता के लिए कोई आवेदन करते हैं, किसी और दस्तावेज के लिए आवेदन करते हैं तो वो तुरंत पकड़े जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। अब बॉर्डर से जो भी म्यांमार के लोग मणिपुर में आते हैं उन सबकी चेकिंग होती है और उनका बायोमेट्रिक्स पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आजादी से पहले म्यांमार ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और तब नागा, कुकी और चिन जनजाति के लोग एक साथ रहा करते थे और तब भारत और म्यांमार के बीच कोई सीमा नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था। बहुत सारी फिल्मों में भी आपने भारत और म्यांमार के इस रिश्ते को देखा होगा। जैसे वर्ष 1949 की एक फिल्म आई थी पतंगा, उसका एक गाना है जिसके बोल हैं, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। ये रंगून वही है। यानी आजादी से पहले म्यांमार भारत का ही एक हिस्सा था, लेकिन वर्ष 1937 में अंग्रेजों ने म्यांमार को भारत से अलग कर दिया और दोनों देशों के बीच सीमाएं खिंच गई। लेकिन क्योंकि बॉर्डर एरिया के पास लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनकी संस्कृति एक जैसी थी, समुदाय एक जैसे थे, इसलिए
फ्री मूवमेंट के इस सिद्धांत को अपनाया गया ताकि लोग बिना वीजा के कुछ शर्तों के साथ भारत से म्यांमार और म्यांमार से भारत आ सकें। आपको याद होगा ठीक ऐसा ही एग्रीमेंट हमारा नेपाल के साथ भी है, जैसे हमारे नागरिक नेपाल जा सकते हैं और नेपाल के नागरिक हमारे देश में आकर काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब से म्यांमार में सेना का शासन आया है और वहां सेना लोगों पर अत्याचार कर रही है, तब से म्यांमार के कुछ लोग इस फ्री मूवमेंट का फायदा उठाकर भारत आ रहे हैं और वो 72 घंटे के बाद भी अपने देश वापस लौटते नहीं हैं। सरकारों ने इसके लिए म्यांमार से आने वाले लोगों के बायोमेट्रिक एविडेंस डेटा में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये फ्री मूवमेंट अब भी एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारा ऐसा मानना है कि अब सरकारों को इसे समाप्त करने के बारे में विचार करना चाहिए। यहां एक सोचने वाली बात यह है कि उत्तर पूर्व भारत और म्यांमार के बीच लोगों को फ्री मूवमेंट की इजाजत है, लेकिन भारत के बाकी राज्यों के नागरिक, मान लीजिए आप किसी भी राज्य में रहते हैं, आप बिना परमिट लिए मणिपुर नहीं जा सकते। इसे मणिपुर इनर लाइन परमिट कहते हैं। आज अगर आप मणिपुर घूमने जाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए की फीस देकर टेम्परेरी परमिट लेना पड़ेगा, और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दिनों के लिए मणिपुर जाना चाहता है तो उसे रेगुलर परमिट लेना होता है जो 90 दिनों तक वैलिड होता है अपने ही देश में। ये टूरिस्ट परमिट आप देख सकते हैं कि कैसे भारत के दूसरे राज्यों के नागरिक जब मणिपुर जाते हैं तो उन्हें यह परमिट लेना पड़ता है। आजादी से पहले जम्मू कश्मीर की तरह मणिपुर भी एक प्रिंसली स्टेट था जिसके महाराजा बोध चंद्र सिंह थे। 1947 में आजादी के दौरान मणिपुर का भारत में विलय तो हुआ, लेकिन यह विलय पूर्ण नहीं था जम्मू कश्मीर की तरह। उस समय मणिपुर को स्वतंत्र संप्रभु राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके तहत भारत सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में मणिपुर के लिए उत्तरदायी था और बाकी मामलों में मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य था, यानी एक अलग देश की तरह था। आजादी के बाद जब भारत में जम्मू कश्मीर पर सरकार का ध्यान था, तब मणिपुर के महाराजा ने एक बड़ा फैसला ले लिया और मणिपुर की अपनी एक संसद बना दी, जिसके प्रमुख वो खुद बन गए। उन्होंने कहा मणिपुर की अलग संसद होगी। भारत उत्तर पूर्व के महत्व को समझ रहा था, इसलिए मणिपुर के महाराजा से कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार वर्ष 1949 में मणिपुर का भारत में पूर्ण रूप से विलय हुआ और फिर 1956 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश और 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1972 से यह पूर्ण राज्य है, लेकिन मणिपुर में जनजातियों और दूसरे समुदायों के बीच आपस का जो टकराव है उसका कोई भी सरकार समाधान नहीं कर पाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या फिर तीसरे मोर्चे की सरकार हो। मणिपुर के लोगों ने, आज देखिए मणिपुर के लोगों का दुर्भाग्य क्या है, उन्होंने कांग्रेस को आजमा लिया, अपनी रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय दलों को भी आजमा लिया, बीजेपी को भी आजमा लिया, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। मणिपुर में हिंसा का बड़ा कारण है मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया एक आदेश। तो अभी जो ताजा हिंसा हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? पहले भी जो हिंसा हुई है वो अलग अलग संप्रदायों के बीच, वो हमने आपको बताया, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि यह हिंसा हुई और 150 लोग मारे गए? तो इस बार इस हिंसा के पीछे है हाई कोर्ट का एक आदेश, जिसमें हाई कोर्ट ने मणिपुर की बीजेपी सरकार को एक सिफारिश पर अमल करने का निर्देश दिया और यह सिफारिश मणिपुर के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की थी, जिसके बाद यह हिंसा शुरू हुई और अब इस पर राजनीति हो रही है। दोनों सदनों में मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। सर 10 दिन समय है सर, आप जब भी डिसाइड करेंगे। अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाब देते होती है, आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए। कि रूल 198 के अंदर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन दिए जाते हैं और उस कानून के मुताबिक जल्द से जल्द ये जो अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें चर्चा शुरू होना जाना चाहिए। वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार हैं। बीच में ऑल ऑफ सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए।
तो आज हमारा जो मकसद है वो आपको ये बताने का है कि मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, मणिपुर के पीछे, इस दंगे के पीछे, इस हिंसा के पीछे क्या पृष्ठभूमि है, और ऐतिहासिक रूप से हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश की सरकारों ने मणिपुर में कौन कौन सी गलतियां की हैं, कौन कौन सी भूल की हैं, और कब कब मणिपुर में दंगे हुए, उसका टाइमलाइन आज हमने आपको बताने की कोशिश की है। और हमने आपको ये भी बताया कि मणिपुर कैसे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो उत्तर पूर्व के 8 राज्य हैं, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था कि अपने ही देश में आज भी हमें मणिपुर में जाने के लिए एक परमिट की आवश्यकता होती है, और म्यांमार से कैसे फ्री मूवमेंट है, म्यांमार का कोई भी नागरिक बॉर्डर पार करके हमारे देश में आ सकता है। एक और अब आपको मैं दिखाता हूं, वो परमिट की एक कॉपी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बड़ी देर से मैं उसका इंतजार कर रहा था कि वो परमिट कैसा होता है जो हमारे ही देश के लोगों को मणिपुर में जाने के लिए लेना पड़ता है। और एक और बड़ी बात वो ये है कि म्यांमार में जब से सेना का शासन आया है, जब से वहां पर हालात खराब हुए हैं, तब से ड्रग्स की जो स्मगलिंग है वो वहां बहुत बढ़ चुकी है, और इसका भी एक बहुत बड़ा असर मणिपुर में होने वाली हिंसा पर पड़ सकता है। देखिए, ये वो परमिट है जो किसी भी भारतीय नागरिक को आज भी मणिपुर जाने के लिए लेना पड़ता है। तो आपको एक तुलना जरूर आज करनी चाहिए 1993 और 2023 के बीच, और देखना चाहिए कि 1993 में क्या हुआ था। 750 लोग मारे गए थे। तब हमारे देश की संसद में क्या हुआ था, तब हमारे देश की केंद्र सरकार ने क्या किया था, तब राज्य सरकार ने क्या किया था, तब इस पर कितनी राजनीति हुई थी, और तब कांग्रेस की केंद्र सरकार ने इस पर किस तरह के बयान दिए थे। और तब से लेकर अब तक मणिपुर की जो हिंसा है ये रुकी क्यों नहीं है। कहने को तो मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, सिर्फ 30 लाख लोग वहां पर रहते हैं, जैसा मैंने आपको कहा नोएडा के बराबर। लेकिन फिर भी ना तो कभी कांग्रेस की सरकार मणिपुर को पूरी तरह ठीक कर पाई, ना बीजेपी की सरकार मणिपुर को ठीक कर पाई। और आज भी मणिपुर में स्थिति ऐसी है कि तमाम सरकारी अधिकारी, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम पुलिस वाले, तमाम लोग जितने भी है सरकार के लिए जो काम करते हैं, वो अपने आप को सरकारी अधिकारी से पहले या तो मैतेई के तौर पर देखते हैं, या नागा के तौर पर देखते हैं, या कुकी के तौर पर देखते हैं। वो पुलिस अधिकारी बाद में, पहले वो या तो कुकी हैं, या नागा हैं, या मैतेई हैं, और वो अपने अपने समुदायों की मदद कर रहे हैं, यानी सबके लिए काम नहीं कर रहे। और इसीलिए केंद्र सरकार ने वहां के जो प्रशासन है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया। केंद्र सरकार ने वहां चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया, दिल्ली से एक और आईएएस ऑफिसर को वहां चीफ सेक्रेटरी बनाकर भेजा, एक सिक्योरिटी एडवाइजर, एक आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को सिक्योरिटी एडवाइजर बनाकर वहां पर भेजा है, और वहां के डीजीपी को भी अब बदल दिया गया है। और ये सारे लोग वो हैं जो मणिपुर से बाहर के आते हैं, और उम्मीद ये की जाती है कि ये सारे लोग मणिपुर के हर समुदाय से, चाहे वो मैतेई हो, चाहे वो नागा हो, चाहे वो कुकी हो, सबके साथ वो निष्पक्ष होकर उन्हें न्याय देंगे। देश के पढ़े लिखे आतंकवादियों के बारे में बताएंगे। आपको अब तक यही बताया गया है कि आमतौर पर आतंकवादी भटके हुए नौजवान होते हैं। ये कम पढ़े लिखे, गरीब और बेरोजगार लड़के होते हैं जिनका ब्रेन वॉश करके उनके हाथ में बंदूकें थमा दी जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आतंकवादियों का नेटवर्क अब हमारे देश में और समाज में कितना गहरा हो चुका है। लेकिन इस खबर से पहले आपको तालिबान के हमले में घायल होने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का एक कथन हम सुनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा था। मलाला के बारे में तो आप जानते ही हैं। मलाला यूसुफजई का कहना है कि बंदूक से आतंकवादियों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा से पूरे आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन सोचिए, अगर आतंकवादी शिक्षा को ही अपना हथियार बना लें तो फिर क्या होगा। एनआईए ने पुणे शहर से एक 43 वर्ष के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर यह आरोप है कि वो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का एक हैंडलर है और भारत के भटके हुए युवाओं को जिहाद के नाम पर गुमराह करके उन्हें आईएसआईएस में भर्ती कराने का बिजनेस मॉडल चला रहा था। और जब यह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो पुणे शहर के बहुत सारे लोग इस बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इसकी वजह यह है कि यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये पुणे के सबसे मशहूर डॉक्टर्स में से एक था। तो जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये पुणे का एक बहुत मशहूर डॉक्टर है।
इस डॉक्टर का नाम है अदनान अली, जिसने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई की है और 18 अलग अलग पब्लिकेशंस में इस डॉक्टर के रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। और पुणे के बहुत सारे लोग इस व्यक्ति को डॉक्टर साहब कहकर पूरे सम्मान के साथ मिलते हैं, लेकिन हकीकत में यह व्यक्ति एक डॉक्टर का जीवन जीते हुए ISIS के लिए आतंकवादियों की नई फौज तैयार कर रहा था और ये लोगों को पिछले 18 वर्षों से इसी तरह धोखा देने का काम कर रहा था। यानी सोचिए 18 वर्षों से ये आदमी आतंकवादी है और किसी को पता तक नहीं चला। NIA ने इस मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है और ये लोग भी इसी डॉक्टर की तरह बहुत ही पढ़े लिखे हैं। इनमें 35 साल का शर्जील शेख एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जुल्फिकार अली नाम का आरोपी एक ग्रेजुएट है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, और तबिश नासिर नाम का एक व्यक्ति बड़ा व्यापारी है और आरोप है कि ये सारे लोग भारत में ISIS के लिए काम कर रहे थे। लेकिन लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, कोई इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन के रूप में जानता है। और यहां बात सिर्फ इस मामले की नहीं है। आपको याद होगा हाल ही में जम्मू कश्मीर में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलग अलग आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। इनमें फहीम असलम नाम का आरोपी कश्मीर यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर था। M हुसैन मीर जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता था और अरशद अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस में एक कांस्टेबल था। सोचिए सब सरकारी पदों पर हैं, कोई पुलिस में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये सारे लोग असल में आतंकवादी थे और आतंकवादियों से मिले हुए थे। अब सोचिए जम्मू कश्मीर पुलिस में अगर पुलिस वाला ही आतंकवादियों से मिला होगा तो क्या होगा। एक दिन पहले ही कुलगाम से भी एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसने 2 युवाओं का एक आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया था और यह व्यक्ति PhD स्कॉलर है और यह एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने ही वाला था। यानी ये जो आतंकवादी हैं, इन लोगों ने अब शिक्षा को ही अपना हथियार बना लिया है। अब पढ़े लिखे लोग जो दुनिया की बेहतरीन स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़े हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पुलिस में है, ये सारे लोग अब आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। और हमारे समाज में अब आप सोच सकते हैं कि ये इनकी जो पहुंच है वो कितनी गहराई तक है, इनका नेटवर्क कितना शक्तिशाली हो चुका है। दुनिया में अशिक्षित और गरीब युवाओं को आतंकवादी बनाने वाले खूंखार आतंकवादी अब बहुत पढ़ लिख रहे हैं। उसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था और अल कायदा का आतंकवादी अल जवाहिरी एक डॉक्टर था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब आतंकवादियों की जो नई फौज आ रही है, जो नई पौध आ रही है, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि सावधान रहिए, अपने आसपास सतर्क रहिए। जिन लोगों को आप डॉक्टर समझते हैं, प्रोफेसर समझते हैं, किसी को राइटर समझते हैं, लेखक समझते हैं या और किसी प्रोफेशन का व्यक्ति समझते हैं जिनका आप बहुत सम्मान करते हैं, कोई भी आदमी इस समय आतंकवादियों से मिला हो सकता है। आपको कलकत्ता लेकर चलते हैं। आज कलकत्ता हाई कोर्ट में अवैध निर्माण के एक मामले पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए योगी के बुलडोजर मॉडल का उदाहरण दिया और कहा कि अगर आवश्यकता पड़े तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर ले लेने चाहिए। अब आप सोचिए, जिस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गुंडों और माफिया के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया था, कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए थे और इसकी आलोचना कर रहे थे। ये लोग लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बात कर रहे थे, यहां तक कि ये लोग इसके खिलाफ अदालतों में भी गए। लेकिन आज खुद हाईकोर्ट के एक जज योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को समर्थन दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है उन्होंने ये बात मजाक में कही हो। तो टीएमसी का लेकिन वहां कहना है कि जस्टिस अभिजीत गांगुली मशहूर होना चाहते हैं और उन्होंने ये बात सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कही है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि कलकत्ता के उच्च न्यायालय में जब न्यायमूर्ति ये टिप्पणी करते हैं कि कलकत्ता पौरसभा यदि कुछ ये अवैध निर्माणों को नहीं रोक सकता है और उसको नहीं गिरा सकता है, तो किसी दूसरे प्रदेश से वहां से बुलडोजर लाओ। इससे दुखजनक और क्या बात हो सकता है। ये सरकार, ये पौरसभा, अब इनके विदाई के दिन आ रहे हैं। কেন বুলডোজারই যদি দরকার হয়
অভিজিৎ বাবু কি দেখতে পেলেন না রাজ্য সরকারের হাতেও বুলডোজার আছে, পুরসভার হাতে বুলডোজার আছে, তার বিজেপি শাসিত রাজ্যের বুলডোজার দরকার পড়ছে, মন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অন্ধ তৃণমূল বিরোধিতা। এরা সব जेनेटिकली एंटी तृणमूल। आपको आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के उस इंटरव्यू की कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं जो कल आप हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात में देख पाएंगे। आप असल में हैं क्या? आप धर्मगुरु हैं, आप कथावाचक हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स जिनको कहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है? आप क्या मानते हैं अपने आप को? मल्टी। पठान आई उस समय भी लोग बड़े आहत हुए, फिर आदि पुरुष आई उस समय भी लोग बड़े आहत हुए, और अब बात बात पर लोग कहते हैं इस फिल्म में ऐसा, इस फिल्म में ऐसा। हम आहत हो गए। धर्म को धारण किया जाता है, धर्म को विक्रय या धर्म की फुहड़ता नहीं की जाती, चाहे वो आदि पुरुष के हनुमान जी का संवाद हो अथवा फिर अन्य फिल्मों का। और हमें लग रहा सनातनी हिंदू जाग रहा, वो जवाब दे रहा, और सावास। आपको ऐसा लगता है कि धर्म अब एक प्रोडक्ट बन गया है? प्रोडक्ट नहीं है, ये मीडिया की सदुपयोगिता है। प्रोडक्ट सप्लाई होता है तो उसकी रेट फिक्स होते हैं, और जो रेट फिक्स किए उसके लिए प्रोडक्ट हो सकता है, परंतु जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बांट रहा है विज्ञान का सहारा लेकर के, वो प्रोडक्ट नहीं, अब तो वो अपने धर्म, अपना फर्ज, अपने राष्ट्र और अपने सनातन के प्रति वफादार है। मुसलमान पूरे दुनिया में ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमान भारत में खतरे में है। खतरे में है कौन? हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? और दोनों कह रहे हैं हम कि हम खतरे में हैं। 80% होते हुए हम अपने राम के राज्य में राम की यात्रा नहीं निकाल पाए। 80% होते हुए राम की जन्मभूमि के लिए कई साल अदालतों पर माथा रगड़ना पड़ा। खतरे में हिंदू है कि मुसलमान? आपसे इतने सारे लोग आते हैं, पर्ची निकलवा के सवाल पूछते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने और अपने जीवन के बारे में पूछते हैं? 98%। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो समाज, देश या कोई और बहुत बड़ा रहस्य हो जिससे कि लोगों का फायदा हो? ओनली 2%। आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा लेने के लिए वहां आते हैं, आपको टेस्ट करते हैं। और ये अग्नि परीक्षा आप डेली देते हैं, हर रोज दे ही रहे हैं। ये अग्नि ही परीक्षा है, कितनी बार न जाने दी है। और राष्ट्र, हमें लगता है भारत में सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा बागेश्वर धाम की पीठ ने दी, पर सांच को आंच नहीं। अगले साल सरकार किसकी आएगी, क्या लगता है? अर्जी आपको लगानी चाहिए धाम चलकर। मोदी जी दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री, कोई और बनेगा? राजनीति पर हम कोई बयान नहीं देते। आपको उत्तर कोरिया से खबर बताते हैं, जहां के तानाशाह किम जोंग उन ने कोरिया युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन करवाया और इसे विजय दिवस के रूप में उन्होंने सेलिब्रेट किया। इस परेड में प्रतिबंधित परमाणु सक्षम मिसाइलों का प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं, इस परेड में रशिया के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीन की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। किम जोंग उन का असल में पूरी दुनिया में बहिष्कार होना चाहिए था, लेकिन रशिया के रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं। चीन के राष्ट्रपति उनसे बात करते हैं, रशिया के राष्ट्रपति उनसे बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे बात करते हैं, और पूरी दुनिया के जो ज़्यादातर बड़े देश हैं वो नॉर्थ कोरिया के साथ आज भी एंगेज कर रहे हैं। इसलिए इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लोकतंत्र के दावे करते हैं, वो दावे कितने खोखले होते हैं। हमेशा याद रखें, कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं।